वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉयड की लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉयड की डेट ऑफ बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक। चलो स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्रॉयड से। सिगमंड फ्रॉयड जो है वो कब पैदा हुआ? 1856 में, मई 6 1856 में वो पैदा हुआ। किस शहर में पैदा हुआ? फ्रीबर्ग में पैदा हुआ, जो कि जिच रिपब्लिक का अब हिस्सा है। जो सिगमंड फ्रॉयड है उसके जो वालिद है उनका नाम था जैकोब फ्रॉयड, और वो क्या करते थे? वूल का काम करते थे। वो वूल की चीज़ें बनाते थे। एंड जो उनकी मदर थी वो थी एमेलीन नेथनसोन फ्रॉयड। ये उसकी मदर थी, और जो कि क्या करती थी? हाउस होल्ड थी, वो हाउस का काम करती थी, यानी कि वो हाउसवाइफ थी। और जो सिगमंड फ्रॉयड थे वो 8 बहन भाई थे, जिनमें से जो सिगमंड फ्रॉयड हैं वो सबसे बड़े थे। और उनकी जो फैमिली है वो क्या है? जैविश थी। 1816 में जो फ्रॉयड है वो उनकी जो फैमिली वो मूव हो गई ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के एक शहर वेना में, जहाँ ने जो फ्रॉयड है उसने अपनी मोस्ट ऑफ लाइफ वहाँ पे स्पेंड की। उसके बाद जो अगर हम उसकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो जो फ्रॉयड है वो उसने अपनी एजुकेशन 1816 में एक जगह है जिसका नाम है क्यूमनल रियल जेमनीशियम में उसने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की। उसके बाद अगर हम उसकी एजुकेशन और अर्ली कैरियर के बारे में बात करेंगे, उसने वहाँ पे अपनी स्टडी हासिल करने के बाद वो कहाँ चला गया? 1873 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में एडमिशन लिया, जहाँ पे उसने क्या किया? मेडिसिन के बारे में स्टडी की। और जो उसकी यूनिवर्सिटी टाइम था वहाँ पे फ्रॉयड जो था ना, अपनी स्टडी मेडिसिन में स्टडी के दौरान ही उसका जो इंटरेस्ट है वो फ़िलासफ़ी में बिल्ड हो गया। उसको सोशियोलॉजी भी उसको अच्छी लगने लग गई, और जिसकी वजह से उसने उन जो उसके टॉपिक थे फ़िलासफ़ी और सोशियोलॉजी पे उसने क्या किया? रिसर्चेज कंडक्ट की। रिसर्चेज कंडक्ट करने के लिए वो एक लेबॉर्ट्री में गया जिसका नाम था अर्नस्ट ब्रूक लेबॉर्ट्री थी, जहाँ पे उसने रिसर्चेज जो है ना कंडक्ट की। उसके बाद 1881 में जो फ्रॉयड है उसने ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से। जो डिग्री उसने हासिल की वो थी उसकी मेडिसिन में। लेकिन जो फ्रॉयड था उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में बिल्ड हो गया था? वो एक उसका इंटरेस्ट न्यूरोलॉजी में भी था, उसका इंटरेस्ट फिलोसफी में भी बिल्ड हो गया था, सोशियोलॉजी में हो गया था, जिसकी वजह से उसने इन चीज़ों पर भी काम करना शुरू कर दी, इन पर भी रिसर्च डेवलप कर दी अपनी। उसके बाद 1885 में जो फ्रॉयड था ना वो क्या किया? उसने पेरिस में उसने अपनी स्टडी करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि वो बनना चाहता था, न्यूरोलॉजी के बारे में स्टडी करना चाहता था, इस वजह से वो पेरिस चला गया। वहाँ पे एक जो थे प्रोफेसर जीन मार्टन चारकोट, वहाँ उनसे उसने न्यूरोलॉजिस्ट थे वो उस पे न्यूरोलॉजी पे उसने स्टडी की जीन मार्टन चारकोट से। और उसी टाइम पीरियड में जब वो पेरिस में था उसका जो इंटरेस्ट है वो हिस्टेरिया पे बिल्ड हो गया। जो था ना सिगमंड फ्रॉयड, वो उसको साइंस में, मेडिसिन में, इन चीज़ों पे उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता था। तो जब वो स्टडी कर रहा था न्यूरोलॉजी पे तो उसी दौरान में उसका हिस्टेरिया पे भी इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। जिसकी हिस्टेरिया क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक पर्सन है उसको ऐसे फिजिकली सिम्टम्स होते हैं जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि पैरालाइज जो एक सिम्टम्स होते हैं वो उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये एक वो हिस्टेरिया वो सिचुएशन है, या नबनेस कह दें, जिसमें इंसान पे गनूदगी ताई रहती है, ये हिस्टेरिया की जो बीमारी है उसके अलामत है। तो उसने इस पे भी स्टडी करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1886 में जो फ्रॉयड है ना वो क्या किया? उसने वेना में वापस आ गया। वहाँ पे उसने अपना एक प्राइवेट जो ना सेक्टर अपना बनाया, जहाँ पे वो क्या कर सके? प्रैक्टिस कर सके। किस चीज़ पे? न्यूरोलॉजी पे, जिस पे उसने स्टडी की, जिस पे रिसर्च की। किससे रिसर्च की? प्रोफेसर जीन मार्टिन चारकोट के साथ। जिस चीज़ पे उसने रिसर्च की उसने अब क्या किया? अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए एक सेक्टर एक्स्टैब्लिश कर लिया, ताकि वो न्यूरोलॉजी पे ज़्यादा उसकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो सके। और उसने क्या किया? जो उसके बाद
ये अपना सेक्टर बनाने के बाद उसने क्या किया, थेरीज बिल्ड करना स्टार्ट कर दी हिस्टेरिया पे। उसने हिस्टेरिया पे जो थेरीज हैं उसने वो बनाना शुरू कर दी कि वो, क्योंकि वो बिलीव करता था कि जो हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वो हमारी क्या करते हैं, मेमोरीज को रिप्रेस करते हैं। हमारी जो हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरों के सामने, तो क्या करते हैं, ये उनको क्या करती है, रिप्रेस कर देता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जिस वजह से उसने कहा कि ये हिस्टेरिया की बीमारी होती है। तो इसने हिस्टेरिया पे भी थेरीज जो है ना वो डेवलप करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या किया उसने, 1895 में जो फ्रॉइड है ना, वो उसने अपनी जो फर्स्ट बुक है वो पब्लिश की, जिसका नाम था स्टडीज ऑन हिस्टेरिया, जिसमें उसने इंट्रोड्यूस करवाया कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड को, कि किस तरह से अनकॉन्शियस माइंड है जो कि हमारी थॉट्स है, हमारी जो थिंकिंग है उनको रिप्रेस करती है। उसके बाद कुछ ही सालों के बाद जो फ्रॉइड है ना, उसने जो और ज़्यादा थेरीज को ना रिफाइंड करना स्टार्ट कर दिया, उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और जो थेरीज उसने डेवलप की उनमें कौन कौन सी थेरीज थी, उसने साइको एनालिसिस को के बारे में बात की कि किस तरह से ये एम्फसाइज करती है रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड को हमारी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए, हमारे बिहेवियर को बिल्डअप करने के लिए किस तरह से ये जो थेरीज हैं, ये साइको एनालिटिक जो थेरी है ये हमें हेल्प आउट करती है थ्रू अनकॉन्शियस माइंड। जो था ना सिगमंड फ्रॉइड, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो लोगों के माइंड के बारे में जान सके, उनके माइंड में क्या है, उनकी जो फिजिकली कंडीशन है वो क्या है, वो उसके इनर माइंड में क्या चल रहा है और आउटर माइंड में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से फ्रॉइड ने ये वाली थेरी पब्लिश की थी। उसके बाद आ जाता है 1897। 1897 में फ्रॉइड ने क्या किया, एक थेरी बिल्ड की जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थेरी है, एडिपस कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स के बाद थ्रू उसने ये बताना चाहा कि किस तरह से जो हमारी मेल और फीमेल इंट्रैक्शन होती है, ऑपोजिट जो है अट्रैक्ट करता है दूसरे पर्सन को। जो सेक्स पेरेंट्स होते हैं, ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे को सेम जो ना अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सेम सेक्स पेरेंट्स हैं ना वो क्या करते हैं, सेंस ऑफ रिवलरी लाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो एडिपस कम्प्लेक्स के जरिए इसने ये बताया कि जो ऑपोजिट है वो दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करता है। इसने एक नॉवल भी लिखा, प्ले लिखा, जिसका नाम है एडिपस रेक्स। उसने इसमें सही डिटेल से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एडिपस जो है ना अपनी थर्ड लाइफ इन सारी चीज़ों को फेस आउट करता है। उसकी अपनी मदर के साथ इंट्रैक्शन हो जाती है, उसको एक फेट में था, उसको किसी ने बताया कि आप तुम्हारे फेट में है कि तुम अपनी मदर के साथ शादी करोगे, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसको बताया गया था कि तुम अपने फादर को किल कर दोगे, क्योंकि जो सेम सेक्स पेरेंट्स है ना, तुम उसको लाइक नहीं करोगे, तुम किसी न किसी वजह से उसको उसको उसकी डेथ हो जाएगी, तुम उसको कत्ल कर दोगे, तुम अपनी माँ के साथ उसके बाद शादी कर लोगे। और उसमें ऐसा ही हुआ था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल, इसका जो प्ले है, इसकी समरी, इसके करैक्टर, सारा कुछ मैं अपलोड कर दूंगी, आप मेरी वो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। फिलहाल ये कि एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है कि ऑपोजिट जो सेक्स पेरेंट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरी जो हमारी ऑपोजिट जो जेंडर होती है उसको। 1897 ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ना वो जो थेरी है इसने फ्रॉइड ने वो की है, पब्लिश की। एडिपस कॉम्प्लेक्स का मैं आपको एक अलहदा से एक लेक्चर भी बना दूंगी, जिसमें आपको डिटेल से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगी। उसके बाद आ जाती है कि एक जो उसके बाद 1900 से 1910 में साइको एनालिटिक मूवमेंट जो थी ना एस्टैब्लिश की थी फ्रॉइड ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट की, तो उसने जो एक फर्स्ट बुक अपनी पब्लिश की वो थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा जैसे कि वर्क पब्लिश किया, जब जो कि उसकी फर्स्ट बुक थी वो थी स्टडीज़ ऑन हिस्टेरिया। उसके बाद उसने सेकंड बुक पब्लिश की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उसने ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि जो ड्रीम ऑफ एनालिसिस है हम किस तरह से कर सकते हैं, किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके जो हमें ड्रीम आते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं कि इस ड्रीम का पर्पस क्या है। जैसे कि वो उसको भी आया था, एडिपस को भी ये ड्रीम आया था कि वो अपने फादर को किल करेगा और अपनी मदर के साथ शादी करेगा। तो इसने इसमें भी यही चीज़ बताने की कोशिश की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में, कि किस तरह से किन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने ड्रीम को एनालाइज कर सकते हो।
उसके बाद कुछ सालों बाद जो फ्रॉयड था ना, उसने एक और जो मोमेंट थी उसको एक्स्टैब्लिश किया था, जो कि थी साइको एनालिटिक्स। जैसे आपको पता है कि सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थर्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा थेरीज जो थी ना वो एक्स्टैब्लिश की थी। उसके बाद उसने साइको एनालिटिक मूवमेंट जो थी वो एक्स्टैब्लिश की जी, जो कि क्या उसका मकसद क्या था कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको क्या कर सके, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकें कि किस तरह से जो फॉलोअर्स हैं वो क्या ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्ट करने के थ्रू उसने ये थेरीज और टेक्निक्स बनाई कि किस तरह से लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो तो किस तरह से एक पर्सन दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद ये काम उसने कर लिया, लेकिन सिगमंड फ्राइड को ना फिर भी सुकून नहीं आया। उसने 1902 में एक और थेरी जो है ना एक्स्टैब्लिश कर दी, जो जिस थेरी का नाम था वेना साइको एनालिटिक सोसाइटी। इसने ये थ्योरी एक्स्टैब्लिश की जो कि जिसका मकसद क्या था कि एक फॉर्म प्रोवाइड कर सके लोगों को, उन ताकि वो अपनी जो थॉट्स थी, उनकी थिंकिंग थी, उनके बारे में डिस्कस कर सके, उनके ऊपर डिस्कशन हो और एक डिबेट हो अबाउट साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर और इसकी टेक्निक के ऊपर। वो इस थ्योरी को पब्लिश करके एक क्या करना चाहता था, डिबेट करना चाहता था लोगों के दौरान के क्या मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में क्या क्या रिव्यू हैं। उसके बाद आ जाती है वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हुई, उसने क्या किया, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई तब वो क्या कर रहा था, साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा था। और जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई तो ये 1910 से 1914 तक रही। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन उसने क्या किया कि फ्रॉयड जो था ना, उसने अपने वर्क्स पे बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया, उसने उसके बारे में डिटेल लेना चाहिए। और जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन में क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा टफ हो गए थे, तो फ्रॉयड जो ना था उसको ना फोर्स कर किया गया कि वो फ्ली वियना हो जाए। फ्ली मीन्स कि वो लीव कर जाए वियना को, वो सिटी छोड़ के चला जाए। लेकिन जो फ्रॉयड था ना उसने सिटी छोड़ने से इनकार किया, जिसकी वजह से जो था ना फ्रॉयड को, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आई अपनी लाइफ में। उसको क्या किया, 1938 में जो ऑस्ट्रिया था ना उसमें था एक थी जिनकी हुकूमत थी, वो थी नाजी ऑक्यूपेशन था। उसने क्या किया कि जो सिगमंड फ्रॉयड था ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। उसको 1938 में, क्योंकि वो जैविश फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी, बहुत ज़्यादा डेंजर फेस किया, बहुत ज़्यादा प्रेसिक्यूशन उसने फेस की। तो जिसकी वजह से उससे क्या किया, जो नाजी एनेक्शन थी ना ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी फ्रॉड की बुक थी ना उनको जला दिया, उसके जो होम है ना उसको सर्च किया और उसको फोर्स किया कि क्योंकि वो एक लार्ज मनी जो है ना वो पे करे नॉजी जो अथॉरिटीज़ थी ना उनको। जिसकी वजह से क्या किया कि जो फ्रॉड था ना उसने फ्री कर दिया वियना को जून 1938 में। और वो क्या किया, लंदन में चला गया और लंदन के एक शहर इंग्लैंड में जाके वो सेटल हो गया। और ये जो मूवमेंट थी, नाजी जो थी मूवमेंट थी, उसने क्या किया, उसके जो वर्क है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। और जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया में जाके, सॉरी लंदन में जाके इंग्लैंड में, उसने क्या किया, अपने वर्क को दोबारा कंटिन्यू किया सेफ्टी के साथ। उसके बाद क्या आता है 1913 में, जैसे उसने 1938 में उसके साथ ये हुआ था, लेकिन उससे पहले 1930 में फ्रॉयड जो था ना उसने क्या की थी, अपनी एक बुक एस्टैब्लिश की थी, पब्लिश की थी, जिसका नाम था टोटेम एंड टैबू। इस नाम से उसने अपनी एक थर्ड बुक जो है ना वो पब्लिश की, जो कि एक्सप्लोर करती है कि ह्यूमन कल्चर को सोसाइटी को रीजन को बताना चाहती है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से अपने उनका कल्चर उन पर अफेक्ट करता है, सोसाइटी में वो किस तरह से रहते हैं। उसके बाद 1915 में उसने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था इंस्टिंक्ट्स एंड देयर वेसिट्यूड्स, जो कि डेवलप करती है थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट को। उसके बाद 1920 में जो था ना सिगमंड फ्रॉयड, उसने अपनी एक और थ्योरी डेवलप की, सॉरी जो उसकी थ्योरी उसने पहले डेवलप की हुई थी ना साइको एनालिसिस, उसने उसी पे ही दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। और उसी दौरान उसने बहुत ज़्यादा जो ना इम्पोर्टेंट पेपर्स और जो बुक्स थी ना वो पब्लिश करवाई 1920s में, जब वो अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी को दोबारा कॉन्टीन्यूली डिस्कवर कर रहा था। उसके बाद 1923 में जो था ना फ्रॉयड, उसने एक और फिर बुक पब्लिश कर दी जिसका नाम उसने रखा द ईगो एंड द ईड, जो कि जिसमें उसने कंसेप्ट दिया ईगो का, इड का एंड सुपर ईगो का।
इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ईगो क्या है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो इंसान है ना वो अपने इंस्टिंक्चुअल में किस तरह से रहता है, उसका इनर क्या है, और इड क्या है, वो कैसे दूसरों से बिहेव करता है, एंड सुपर ईगो क्या है कि वो प्रोफेशनली किस तरह से अपने आप को लेके चलता है। ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये प्रोफेशनली नहीं है। मैं इसका लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 1930 में फ्रॉइड जो था ना वो उसको अवार्ड दिया गया, द गुथ प्राइज दिया गया उसको, जो कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि उसकी ने किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों में अपने आप को किया, यानी लिटरेचर में, साइंस में उसकी जो जो कंट्रीब्यूशन थी ना, इन सारी चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज करता है, द अवार्ड ऑफ गुथ प्राइज इन 1930 में, कि उसकी लिटरेचर में और साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही हैं। उसके बाद जो थी ना 1938 से 1939 में अगर हम बात करें, 1938 में जो फ्रॉइड था ना वो फ्रीड वियाना जब इसने किया ना, तो जो थी ना नाजी ऑक्यूपेशन, उन्होंने क्या किया, स्केप कर लिया फ्रॉइड को, और वो उसके बाद लंदन में जाकर सेटल हो गया, और ना उसकी सितंबर 23 1939 में उसकी डेथ हो गई। जब वो अपने सिटी को छोड़ के चला गया लंदन में, तो उसकी उसके बाद सितंबर में डेथ होगी 1939 में। फ्रॉइड का जितना भी वर्क है वो क्या करता है, वो इमेंस को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। फ्रॉइड लेगेसी इज इमेंस एंड हिज theories and techniques continue to influence fields such as psychology, psychiatry, sociology and philosophy। फ्रॉइड का जितना भी वर्क है वो अभी तक, ये जो सारी फील्ड्स हैं, साइकोलॉजी, साइकाट्री, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, इन सब पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अभी तक जितना भी आपको वर्क नजर आएगा, इन कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड का नाम जरूर आएगा।